गुड मॉर्निंग। मैं हूं नितिन सुखीजा, एक अकेला इस शहर में। इससे पहले कि आपको बताएं कि हम किस शहर में आपको लेके आए हैं, एक नज़र डाल लेते हैं उन चीज़ों पर जो बहुत ज़रूरी है जानना। तो साहब, हम हैं उत्तराखंड में। उत्तराखंड में बहुत सारे तीर्थ स्थल हैं, चार धाम यात्रा होती है। लेकिन आज हम आपको जिस शहर में लेके आए हैं, उस शहर में 1000 साल पुराने बहुत सारे मंदिर हैं, ऐतिहासिक धरोहर है। धार्मिक और ऐतिहासिक धरोहरों में थोड़ा सा फर्क होता है। चलिए साहब, आज आपको घुमाते हैं शहर जिसका नाम है द्वारा हाट। कहते हैं कि द्वारा हाट का मतलब होता है स्वर्ग का द्वार। उत्तराखंड का यह छोटा सा शहर चार धाम यात्रा के मार्ग पर पड़ता है, लेकिन इस मार्ग से गुजरने वाले यात्री शायद ही शहर में छिपे पुरातत्व मंदिरों के महत्व से वाकिफ हो। 11वीं से 13वीं सदी के बीच बने हुए यहाँ 7 मंदिर समूह हैं, जो पूरे शहर में अलग अलग जगह बिखरे हुए हैं। तो द्वारा हाट में मंदिरों के जो समूह बने हैं, अलग अलग कॉम्प्लेक्सेस हैं। हमारा पहला पड़ाव हुआ बद्रीनाथ मंदिर समूह। 11वीं शताब्दी के आसपास ये सारे मंदिर यहाँ बनाए गए हैं। बताया गया है कि अंदर 3 मंदिर हैं, एक मुख्य विष्णु जी का मंदिर है, एक लक्ष्मी मंदिर है और एक बाणासुर का मंदिर है इस समूह में। देखते आइए। मुख्य मंदिर का गर्भगृह पंचरथ तल विन्यास में एक ऊंचे चबूतरे पर स्थित है। मंडप लगभग नष्ट हो चुका है। अंदर अभी जो विष्णु की मूर्ति रखी है वो बहुत नई है। ऐसा कहा जाता है कि जो ओरिजिनल मूर्ति उस खांचे में लगी हुई थी वो चोरी हो गई थी, और ऐसा बताया गया हमें कि वो शायद उसके बाद जब मिली तो अल्मोड़ा के म्यूजियम में रखी हुई है। स्थापत्य शैली के आधार पर इन मंदिरों का काल 11वीं सदी माना गया है, जो कि कत्यूरी राजाओं का काल था। इस मंदिर में अभी भी पूजा अर्चना होती है। भाई, विष्णु के दर्शन के बाद अब आ गए दूसरे कॉम्प्लेक्स में, शिव के दर्शन के लिए। इसे कहते हैं मृत्युंजय कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे भैरव मंदिर है और इस तरफ ये शिव का विशाल मंदिर है, नागरा स्टाइल में बना हुआ। ये भी 11वीं सदी के आसपास कत्यूरी राजाओं ने बनवाया था। 7 मंदिर समूह में बद्रीनाथ समूह के अलावा सिर्फ यही एक मंदिर है जहां अभी भी पूजा अर्चना होती है। ये खंडहर जहां अभी लोग बैठकी कर लेते हैं, शायद कभी धर्मशाला रहा होगा। वहां से आगे निकले तो गांव की गलियों के बीच में चढ़ाई चढ़ के हमें अगला मंदिर समूह ढूंढना पड़ा। आपको 7 मंदिरों का समूह दिखाने के लिए हम चले जा रहे हैं। साहब, चढ़ाई चढ़ के, सीढ़ियां चढ़ के, गांव के बीच में ढूंढते ढांढते हम पहुंच गए मनियान ग्रुप ऑफ टेम्पल्स में। ये भी 11वीं से 13वीं शताब्दी के बीच के मंदिर माने जाते हैं। आसपास इतनी आबादी है, भला हो ASI का जिन्होंने अपनी धरोहर को इस तरह बचा के रखा हुआ है। यहाँ 9 मंदिर हैं। 4 मंदिर इस तरह बने हैं कि उनका एक ही बरामदा दिखता है, बाकी 5 मंदिर अलग अलग दिखाई पड़ते हैं। ये इस तरह की जो मूर्तियां कुछ अवशेष रह गए हैं, इससे कुछ ऐसा अंदाजा लगाया जाता है कि 3 श्राइन्स यहाँ पर हैं, वो शायद जैन धर्म से जुड़ी रही हों। बाकी सब श्राइन्स के जो खंडहर हैं उन पर हिंदू देवी देवताओं के चिन्ह मिलते हैं। मनियान समूह से आगे बढ़े तो रास्ते में मिले कुछ आराम फरमाते बंदर, और थोड़ा आगे बढ़ने पर एक प्राचीन नौला भी। द्वारा हाट में ऐसा बताया गया हमको कि 7 पुराने जिन जमाने के मंदिर हैं, उसी जमाने के 7 नौले भी हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तराखंड में नौलों को भी पूजा जाता है। प्राकृतिक स्रोत से पानी यहाँ आता है, जब वो पानी भर जाता है तो ऐसे ही यहाँ से खेतों में चला जाता है। अब हम आ गए हैं चौथे कॉम्प्लेक्स में। इसे कहते हैं कचहरी कॉम्प्लेक्स। थोड़ा दूर चल के आए।
कचहरी समूह में 12 मंदिर हैं। 2 कतारों में 5-5 मंदिर नीचे और 2 मंदिर एक अलग ऊंचे तल पर हैं। मंदिर के प्रांगण में पत्थरों का बना एक कुआं भी दिखता है। देख रहे हैं आप, ये जो 5 मंदिरों के कॉम्प्लेक्स में आप ऐसे चलते हुए, प्रांगण में चलते हुए, हर मंदिर के हर श्राइन में झांकते हुए आए हैं। क्या देखा आपने, क्या समझ में आया? हर ऑल्टरनेट मंदिर में एक शिवलिंग है और हर ऑल्टरनेट मंदिर में एक सीट खाली है जहां संभवतः विष्णु की मूर्ति रही होगी। ऐसा माना जाता है कि इन 10 मंदिरों के कॉम्प्लेक्स में विष्णु और शिव की पूजा हुआ करती थी। पांचवा जो कॉम्प्लेक्स है द्वाराहाट में वो है गुर्जर देव कॉम्प्लेक्स। इस मंदिर की हालत अभी कुछ अच्छी नहीं है, गिरा हुआ है मंदिर, लेकिन जो मूर्तियां हैं, जो मूर्ति कला इस पर है, उसको देख करके लगता है कि शायद इस 7 मंदिर कॉम्प्लेक्स से सबसे सुंदर, सबसे खूबसूरत, सबसे ज़्यादा काम वाला, सबसे ज़्यादा शिल्प वाला मंदिर ये रहा होगा। मूर्तियों को देख करके सिर्फ अंदाज़ा लगा जा सकता है कि शायद ये भी शिव का मंदिर था। अगर इसे द्वाराहाट के मंदिरों का मास्टरपीस कहा जाए तो गलत नहीं होगा। शेखरी शिखर तरह की स्थापत्य कला को दर्शाता ये मंदिर नागरा शैली में बना था। ये कत्यूरी राजाओं के राज के अंतिम काल में बना था, करीब करीब 13वीं सदी के अंत में। चारों तरफ से गांव से घिरे इस मंदिर के अवशेषों के पास खड़े होकर इसकी भव्यता का एहसास ही हो सकता है। छठा कॉम्प्लेक्स जहां हम आ गए हैं वो है रतन देव कॉम्प्लेक्स। अब यहाँ पे 9 मंदिर बने हुए हैं। अब आप पूछेंगे इसकी यूएसपी क्या है? तो इसकी यूएसपी ये है कि 9 मंदिरों का एक कॉम्प्लेक्स जिसमें से 2 मंदिर अभी टूट चुके हैं, 3 प्लेटफॉर्म से बना है, एक बीच का सामान्य प्रांगण इनमें है। ये 3 मंदिर एक अलग तरह के प्लेटफॉर्म पे हैं, ये 3 मंदिर अलग, और जहां मैं खड़ा हूं ये 3 थोड़े ऊंचे प्लेटफॉर्म पर हैं। ये ऊंचे आधार पर बने 3 मंदिर ब्रह्मा, विष्णु और महेश के माने जाते हैं। बाकी मंदिर अन्य देवी देवताओं के हैं। सातवां और आखिरी टेम्पल कॉम्प्लेक्स जो है वो है वन देव मंदिर। इसे कॉम्प्लेक्स कहना गलत होगा क्योंकि एक अकेला मंदिर है, खेतों के बीच में है, बगल में एक नदी बहती है, स्ट्रीम बहती है, जिसको खीरू गंगा बोलते हैं। पुराने हिमालयन टेम्पल आर्किटेक्चर यानी कि प्राचीन हिमालय का जो मंदिर स्थापत्य कला थी, उसका ये एक सबसे प्राचीन उदाहरण यहाँ पर मिलता है। तो चलिए साहब, द्वाराहाट का हमारा सफर होता है खत्म। उम्मीद है कि 1000-1200 साल पुराने मंदिर देख करके आपको भी कुछ नया देखने को, कुछ नया जानने को मिला होगा। और उत्तराखंड की इन पहाड़ियों में बसे ऐतिहासिक मंदिरों के दर्शन के बाद क्यों ना आपको सैकड़ों साल पुराने यूपी के एक लजीज व्यंजन का स्वाद भी चखा दिया जाए। पिछले एपिसोड में जब हमने आपको एक अनदेखे लखनऊ का दीदार करवाया तो वहां हमने जाना सुगंधित अवधी बिरयानी का भी राज। आइए, मुस्कुराइए और चलिए फिर रुख करते हैं सीधा लखनऊ का। आदाब। आदाब। क्या खिला रहे हैं बहादुर साहब? आज हम आपको बुलाएंगे अवध की स्पेशल बिरयानी, जो आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी। अवध की स्पेशल बिरयानी पेश की जाए। वाह 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 वाह। भाई साहब, अवध की बिरयानी की खूबसूरती यह है कि उसमें खाने से पहले उसकी खुशबू ली जाती है। सही कहा मैंने? बिल्कुल, क्योंकि ये एरोमेटिक बिरयानी है। एरोमेटिक बिरयानी है। अच्छा, अब तो मुझे लगी है भूख, आप तो खाएंगे नहीं, तो मैं खाना शुरू कर रहा हूँ। आप मुझे खाली ये बताइए कि इसमें ऐसा खास है क्या? इसकी हमको 2 स्टोरीज मिलती हैं जी। जो कि एक स्टोरीज है हमारी कि हमारी जो मुमताज़ महल थी, जो शाहजहाँ की वाइफ थी हमारी जी, वो एक बार घूमते घूमते जो है अपनी छावनी में पहुँची जहाँ पर बहुत सारे उनके फौजी रहते हैं। तो जब वहाँ गई उन्होंने देखा
अपने फ़ौजियों से मिली तो उन्होंने देखा कि फ़ौजी बहुत कमज़ोर हो गए। तो उन्होंने वहाँ देखा कि बहुत कमज़ोर, तो उनको बैलेंस डाइट नहीं मिल पा रही थी। तो उनको बैलेंस डाइट देने के लिए उन्होंने क्या किया, राइस एंड मीट का प्रिपरेशन बनाया। एक ही पॉट में। उसमें एरोमेट्स थे, उनके हर्ब्स थी, उनके मसाले थे, राइस था, मीट था, ये सब मिला। जब सब मिला तो एक अच्छी बैलेंस डाइट बनी जिससे वो तंदुरुस्त हुए। और तो इसमें अवध की क्या कहानी है, लखनऊ में कैसे बिरयानी अलग है? अवध की कहानी इसमें एक ये है कि हमारे जो नवाब साहब थे तो उन्होंने एक पर्शियंस इन्वेंटर्स को जो है इनकाउंटर किया हुआ था। तो उन्होंने जब यहाँ इनकाउंटर हुआ, उनका खाना बन रहा था तो उनको बहुत अच्छी फ्रेगनेंट आई है। नवाब साहब ने पूछा कि भाई ये कैसी फ्रेगनेंट है? तो उनके जो खानसामे थे, जो खाना बनाते थे, उन्होंने जाके देखा या तफ्तीश करी वहाँ जाके क्या हो रहा है, कहाँ से आ रहे हैं। तो उन्होंने देखा जो पर्शियंस लोग हैं वो अपने लिए खाना बना रहे हैं। और उन्होंने देखा कि ये बिरयानी, वो एरोमेटिक बिरयानी जो है वहीं से स्मेल आ रही है, जो ज़मीन के अंदर घुसा हुआ, लेड लगा हुआ बढ़िया बिरयानी में दम पड़ रहा था। उस दम की वजह से जो खुशबू निकल रही थी वो नवाब साहब के महल तक जा रही थी, इमाम बाड़े तक। फिर इमाम बाड़े तक जब जा रही थी उसकी स्मेल, तो नवाब साहब ने बोला कि भाई ऐसी बिरयानी हमको भी चाहिए। तब खामसामों ने उनके लिए इस तरीके की बिरयानी बनाई जो कि कम मसाले की थी और शाही खाना है ये। मतलब आप समझ लीजिए कि शाही खाना है जो हम खा रहे हैं। बिल्कुल सही। तो नवाब साहब के लिए जो बिरयानी बनी इसलिए इसमें मसाले कम है। इसमें मसाले कम हैं। नवाब साहब की बिरयानी है तो बहुत सिंपल दिखने में, मगर ये बहुत ही डेलिकेट है और इसमें जो एरोमेट पड़ते हैं बहुत सारे पड़ते हैं। इसमें हम सिनेमन डालते हैं, क्लोव्स डालते हैं और इसमें हम कार्डमम, ग्रीन कार्डमम डालते हैं, दही डालते हैं। इस तरीके के मसाले इसमें डालते हैं जिसमें गोश्त को भुना जाता है अच्छे से। फिर इसके बाद चावल इसके अलग से बॉईल होते हैं। जब गोश्त हमारा बन जाता है और चावल हमारे बन जाते हैं, चावल को हम बनाते हैं 80%। फिर हम क्या करते हैं, गोश्त की लेयर, चावल की लेयर, गोश्त की लेयर, चावल की लेयर, ऐसे कर करके हम मुख्तलिफ लेयर बनाते हैं उसमें। उसको फिर बंद कर देते हैं। और फिर उसके बाद उसमें हम सेफ्रॉन डालते हैं, सेफ्रॉन पानी डालते हैं जिससे उसमें और रिचनेस आ जाए फ्लेवर में, और घी डालते हैं। फिर उसके बाद हम उसको बंद कर देते हैं और उसको धीमी आंच में रख देते हैं जिससे वो धीरे धीरे मसाले अपनी स्मेल, हर एक चावल में इसकी आपको स्मेल मिलेगी। और इसीलिए उसको दम बिरयानी कहते हैं। और इसको एक और कहते हैं जो मुझे पता लगा कि दो तरह की जो बिरयानी, कच्ची पक्की बिरयानी होती है जी। तो हैदराबाद, रामपुर, मुरादाबाद, कलकत्ता सब कच्ची बिरयानी है। सब कच्ची बिरयानी। और लखनऊ की जो है तो पक्की बिरयानी। तो क्यों है वो? इसीलिए कि अलग अलग बनता है कि क्या? और जी हाँ, ये क्योंकि ये अलग अलग बनता है और दम होके बनता है। तो मतलब कलकत्ता, रामपुर, मुरादाबाद, हैदराबाद सबकी आपस में फाइट है और लखनवी बिरयानी की भौकाल टाइट कायम है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मोहसिन साहब, बड़ा मजा आया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आदाब। हम और आप मिलेंगे अगले एपिसोड में, कुछ खाते, कुछ बनाते या फिर सुंदर सी जगह देखते, घूमते, घुमाते। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।